अब देखो, अभी हमने लास्ट क्लास में दो टाइप के प्रेरण के बारे में पढ़ा था, एक तो स्वप्रेरण और एक अनन्य प्रेरण, उनके बारे में रिलेशन कहा गया था। अब देखो एक विधि है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कोई भी आपके पास में कुंडली है, उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक को ज्ञात करने की एक और विधि जिसको किसने दिया था, रेले ने दिया था। इसको बोला जाता है रेले विधि। अब देखो रेले विधि, इस विधि में क्या था, इस विधि में कुछ भी नहीं, आपके पास में एक व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज है, उस व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज के अंदर आपके पास में क्या होते हैं, चार प्रतिरोध होते हैं जिसमें दो आमने सामने समांतर होते हैं। कुछ नहीं था, रेले विधि जो थी उसमें रेले ने क्या किया, व्हीटस्टोन सेतु को लिया जिसमें तीन तो प्रतिरोध उसमें जो जैसे व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज में होते वैसे रखे, लेकिन जो चौथा प्रतिरोध था उसको क्या कर दिया, एक कुंडली के साथ में रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ में जोड़ दिया और उसके पश्चात उसने क्या किया, इस सर्किट के अंदर से क्या ज्ञात किया, आप लोगों के 100 इस कुंडली के 100 प्रेरण गुणांक को ज्ञात किया। मतलब तुम बना के समझो जैसे कि आपके पास टोटली 4 प्रतिरोध होते हैं, संतुलन अवस्था आप ज्ञात करते हो पीक्यू टी अपॉन क्यू इज टू आर अपॉन एस वाली, ठीक है ना। तो इसमें जो एक प्रतिरोध था ना उसको अल्प प्रतिरोध बनाकर रेजिस्टेंस बॉक्स की सहायता से किसके साथ जोड़ा गया, 100 प्रेरण गुणांक सॉरी कुंडली के साथ जोड़ के इनको क्या करना है, इस व्हीटस्टोन से ब्रिज की सहायता से किसका मान ज्ञात करना है, कुंडली के 100 प्रेरण गुणांक एल का मान। दूसरी चीज ये कि जो इनके बीच में एक रेखा जो होती है, जो इनके कॉमन लाइन होती है इन चार प्रतिरोध के बीच में, उसमें एक प्रक्षेपक धारा मापी को भी जोड़ा जाता है, बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर को भी जोड़ा जाता है, जो कि क्या है जिसके अंदर विक्षेप के कारण जो धारा उत्पन्न होती है ना, उन धाराओं का अनुपात निकाल के इसका मान किया जाता है 100 प्रेरण गुणांक एल का मान किया जाता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूं, साथ में डायग्राम भी बना रहा हूं, तो आपको इतना ध्यान रखना है कुछ भी नहीं, वही का वही व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज है। कंडीशन आपको एक तो संतुलन वाली लेनी है, दूसरी कंडीशन आपको ये लेनी है जब ये संतुलन नहीं हो। देखो आपके पास दो इक्वेशन मिलेगी, जब एक कंडीशन तो वो होगी जब आपने क्या किया, जो आपके पास में रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके ऊपर आपने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स की सहायता से सेतु के ऊपर आपने पोटेंशियल रेजिस्टेंस का मान क्या कर दिया, जीरो, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स के कारण जो प्रतिरोध लग रहा है उसके मान को आपने क्या कर दिया, जीरो। तो उस कंडीशन में कुंडली के कारण जो ये प्रतिरोध है या फिर ये जो आपके ब्रिज होगा वो क्या रहेगा, संतुलित अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे आपने अतिरिक्त प्रतिरोध है जो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला वो लगा दिया, तो वो प्रतिरोध कुंडली के ऊपर प्रतिरोध के साथ में जुड़ जाएगा और जुड़ने की वजह से आपके पास में क्या आ जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या आ जाएगी, असंतुलन अवस्था आ जाएगी। तो असंतुलन अवस्था और संतुलन अवस्था दोनों में आपको क्या मिलेगी, करंट की दो इक्वेशंस मिलेगी, उन दोनों इक्वेशन का आप रेशियो निकालोगे ना तो उस कंडीशन में आपने क्या मिल जाएगा, 100 प्रेरण गुणांक एल का मान निकल जाएगा। आपको इतना मालूम होगा कि जब आप प्रेक्षक धारा मापी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को लेते हो तो उसमें धारा कब प्रवाहित होती है, जब उसमें क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होगा तब उसमें से क्या प्राप्त होगा, आपको प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या के बारे में पता चलेगा, और आवेश प्रवाहित होंगे उसी वजह से क्या होती है, आपके करंट फ्लो होती है। दूसरी चीज ये कि आपके पास आवेश कितने टाइप का होता है, दो टाइप, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बहती है, लेकिन पॉजिटिव आवेश के कारण भी करंट बहती है, नहीं बहती है, बहती है, पर डायरेक्शन क्या होती है, उसी डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में क्या होता है, आवेश का फ्लो होता है। ये आप लोगों ने हॉल्स वाले में पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हॉल और इलेक्ट्रॉन पड़े तो हॉल्स जिस दिशा में बहते हैं उसी दिशा में करंट बहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बहने की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बहती है, करंट बहती है। तो ये ध्यान रखना, हॉल के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन हॉल कंबाइन होकर वापस से क्या बना देते हैं, आवेश हीट क्या बना देते हैं, आपके पास पार्टिकल का निर्माण कर देते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो इस विधि का डायग्राम कैसा है, फिर आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है, मतलब उसकी डेफिनेशन में जो पूछा जाता है नॉर्मली, और कुछ भी कभी कभार पूछा जाता है कि रेले विधि है क्या, नॉर्मल पूछा जाता है, नॉर्मल डेफिनेशन पूछा जाता है कि रेले विधि क्या है, मतलब इसका उपयोग क्यों किया जाता है तथा इसके सारे डायग्राम बनाए हैं। तो कभी कभार तो एक नंबर में ऐसा पूछ लेता है, लेकिन कभी कभार तो 3.5 नंबर में या 7.5 नंबर में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार पूछा जाता है कि रेले विधि की सहायता से किसी भी कुंडली के 100 प्रेरण गुणांक को मान लीजिए तथा इसके परिपथ चित्र बनाइए। तो ध्यान रखना परिपथ चित्र सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हो जाता है पूरी विधि ही गलत हो जाएगी। आपने कुछ भी लिखा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन विधि आपकी क्या है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी पूरी डायग्राम पे, ठीक है। तो इसके अंदर लिखिए आप इस विधि
इसे व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है जिस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या करना हो, ज्ञात करना हो, उसे इस सेतु की एक भुजा से जोड़ा, या मैं एक अल्प प्रतिरोध बॉक्स के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, और संसूचक मतलब आपके इसके अंदर कितना प्रेरण है या कितनी करंट प्रोड्यूस हुई है, कितना विक्षेप हुआ है, मतलब वो सब ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वेलास्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संसूचक के रूप में इस विधि में विक्षेप धारामापी कुंडली उसमें मिलेगी वेलास्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें विक्षेप थीटा टी और फाई के रूप में लिखा जाता है, आपको मालूम है। रोटेशन इसमें क्या लगी हुई होती है, इस तरीके से आपकी क्या लगा, एक पेंडुलम टाइप में इसके अंदर लगी हुई होती है। अगर वेलास्टिक गैल्वेनोमीटर नहीं देखा है ना तो अलग बात है, बाकी आपको मालूम हो इसमें भी एक कुंडली होती है। ठीक है, उसके नीचे क्या लगा हुआ, आपका पेंडुलम लगा हुआ है इसके अंदर, वो पेंडुलम क्या करता है, ओसिलेशन करता है। ठीक है ना, तो विक्षेप क्या करना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल के ऊपर हम क्या करते हैं, उसके अंदर ओसिलेशन देखते हैं, फिर वो ओसिलेशन से उसके अंदर क्या किया जाता है, जो उसके अंदर परिवर्तन हुआ है, विक्षेपण आया है, जो उसके अंदर चेंज है वो उसके अंदर नोट किया जाता है। और ध्यान रखना ये प्रैक्टिकल जो होता है वेलास्टिक गैल्वेनोमीटर का, वो जो है हमेशा डार्क रूम में किया जाता है। कभी भी आपके रोशनी वाले कमरे में इसकी प्रैक्टिकल को भी नहीं किया जाता। वेलास्टिक गैल्वेनोमीटर का जो भी प्रैक्टिकल किया जाता है ना, कभी विक्षेपण ज्ञात करना या पोटेंशियल का चेंज या धारा का मान प्राप्त करना विक्षेपण के कारण, वो सारा का सारा चीज जो इसमें ज्ञात की जाती है ना, वो एक किसके अंदर ज्ञात की जाती है, राइट, इसके अंदर आपके डार्क रूम के अंदर इसके प्रैक्टिकल की जाती है। ठीक है ना, डार्क रूम के अलावा इसके प्रैक्टिकल अपन कभी कर भी नहीं सकते कुल मिला के। अब तक इसकी डायग्राम बनाते हैं, ये बना लीजिए डायग्राम। इसके कारण में प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उसको आर है इसका, इसकी
बाहर में फटा जरूर होगा, पर ये विधि भी पड़ी होगी बाहर के अंदर। इतना तो विष्णु से तो ब्रिज का है, पर ये विधि जो है वो इस कुंडली के 100% गुणांक को ज्ञात करने के लिए। अब इसमें क्या हो गया ना, विष्णु ब्रिज के तो आप सिर्फ 4 प्रतिरोध का यूज करते हो, प्रतिरोध इसमें 4 है, और उसके साथ में एक और क्या जुड़ी हुई है आपकी कुंडली भी जुड़ी हुई है ना। ये डायग्राम है ना। अब देखो कुंडली बना लेना, उसके बाद एक चीज देखो कि जब आप दोनों कुंडलियों को क्या करते हो और करते हो खुली रखते हो, तो उस कंडीशन में कि एक कंडीशन आपके पास ये है, आपने क्या कर दिया, बॉक्स के कारण जो प्रतिरोध है ना उसका मान आपने क्या कर दिया 0, मतलब आपने बॉक्स के कारण जो अल्प प्रतिरोध बॉक्स है उसके कारण इस कुंडली के ऊपर लगने वाला है इस परिपथ में जो प्रतिरोध है उसका मान अगर हम 0 लेंगे ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूरा पूरा सर्किट क्या होगा, संतुलन अवस्था में होगा तथा बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का विक्षेपण नहीं होगा। जब बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा या फिर कोई भी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसके अंदर, तो उस कंडीशन में इसमें विक्षेप भी नहीं होगा, तो इसके कारण इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। उस वजह से दूसरी चीज ये कि इस विक्षेप न उत्पन्न होने के कारण ये जो प्रतिरोध होते हैं ना चारों विष्णु सेतु के, ये चारों भी किस अवस्था में होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष संतुलन अवस्था में होते हैं। और संतुलन अवस्था मतलब कुल मिलाकर आप ये समझ लो इस कंडीशन में ये जो ब्रिज है ये सेतु, जब आपने क्या रखा है आर का मान 0 रखा है, उस कंडीशन में इस सेतु के अंदर क्या होगा, या सेतु जो होगा किस अवस्था में होगा, संतुलन अवस्था में। क्योंकि आप आपके पास P Q R अपॉन S आप इस तरीके से रेशियो लिखते हो, क्या लिखते हो, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S के रूप में रेशियो लिखते हो। अब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो प्रतिरोध है वो इस S के जुड़ ही नहीं रहा है, वो अगर नहीं जुड़ेगा तो उस कंडीशन में इस प्रतिबंध के अंदर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ये किस अवस्था में रहेगा, संतुलन अवस्था में नहीं रहेगा। और ध्यान रखना इस कंडीशन में क्या होगी, धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखो इसकी थ्योरी तो इसके अंदर मैंने 4 बनाए इसके अंदर लिखे लिए जो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना जब संतुलन की अवस्था होगा तो कुंडली में विक्षेप नहीं होगा, दूसरे उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी धारा नहीं बहेगी। अब देखो इसके पश्चात हम क्या करते हैं, इसके पश्चात हम क्या करते हैं, जैसे हमने इन कुंजियों को खुला रखा है उस समय पर r का मान 0 रखा और P अपन Q R अपन S ये संतुलन अवस्था प्राप्त होगी। अब हम अगर क्या कर ले कि जैसे इस कुंडियों को हमने खुला रखा था और उस कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं, दोनों कुंजियों को अपन यहाँ से क्या करते हैं, हटा दें, मतलब एक एक करके क्रम में अपन कुंजियों को हटा देंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब कुंजियों को हटा दिया तो उस कंडीशन में क्या आएगा, बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर में ये क्या आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा। और उस विक्षेप का मान मान लो अगर थीटा जो आपने कुंजी हटाई ना उसकी वजह से इनके अंदर विक्षेप क्या आ गया, थीटा का विक्षेप आ गया, तो थीटा का विक्षेप आएगा तो विक्षेप के कारण आपको मालूम है मेरा बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर में क्या उत्पन्न हो जाती है, करंट उत्पन्न होती है, और करंट उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, उसके अंदर आवेश का भी कुछ ना कुछ मान पाया जाता है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप ये देख सकते हो, जब आपने क्या कर दिया K1 है K2 हटाया, K1 और K2 को हटाया तो बीच में क्या हो जाएगा, में एक क्षणिक विक्षेप नीचे लिख दिया, इससे नीचे की तरफ लिखना क्या है, ये शॉर्ट प्रोग्रेस बता रहा हूं, यहां तक अपने जो चीज पढ़ी उसके आगे की तरफ बढ़ते हुए बता रहे हैं। देखो थ्योरी में तो आपको 2-3 लाइनें मिला के लिखनी पड़ेगी, और इस तरीके से समझा होगा कि थ्योरी आप क्या कर सकते हो, खुद भी तैयार कर सकते हो, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। देखो K1 और K2 को आपने हटा दिया, पहले K1 को हटाया फिर K2 को हटाया, दोनों को हटाओगे तो बीच के अंदर जो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर है उसमें कुछ ना कुछ मतलब एक क्षणिक तात्क्षणिक रूप से क्या होता है, कुछ ना कुछ एक सेकंड से कम समय के लिए इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हुआ तो उस वजह से इसमें क्या होगा,
कुछ ना कुछ आवेश की मात्रा या आवेश का भी फ्लो होगा, तो आवेश की फ्लो होने का स्थिति क्या हो जाएगी, एक धारा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो देखो मान लो कि वो विक्षेप कितना है, थीटा विक्षेप। तो कुंडली में विक्षेप के कारण बीजी के सिद्धांत से प्रवाहित आवेश का जिस इक्वेशन से लिखा जाता है वो इक्वेशन क्या है, पढ़ी हुई है ये इक्वेशन आपको, तो इसमें डेरिवेशन तो अपना है नहीं, अपन बस इतना ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसके अंदर आवेश प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। आवेश की इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो उत्पन्न होने वाली है करंट, क्योंकि आवेश करंट क्या उत्पन्न होगा, आवेश की करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उस करंट से आपको क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत वाहक बल, क्योंकि अब देखो जब आपने विक्षेप देखा तो विक्षेप के कारण क्या प्रेरित होगी, धारा प्रेरित होती है, उस धारा के कारण आपको क्या प्रेरित हो जाएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, और उस विद्युत वाहक बल की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, L शॉर्ट करंट गुणांक का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आवेश होगा उस Q का मान क्या होगा, C/NAB T/2 पाई थीटा कोष्टक में 1 प्लस लैम्बडा बाय, इक्वेशन पहले पढ़ी हुई होगी, नहीं पढ़ी हुई तो याद कर लेना, अपन अब इसमें और जगह कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि ये आवेश की जो वेलोसिटी गैलोरीमीटर था ना, उसमें विक्षेपण के द्वारा जो आवेश प्रोड्यूस होता है ना, उसकी इक्वेशन डेरिवेशन आपके कोर्स में है नहीं, तो डेरिवेशन करने से कोई मतलब नहीं है, तो डेरिवेशन करोगे तो बहुत ज्यादा याद भी करना पड़ेगा, तो इतना याद रखोगे जो आवेश प्रोड्यूस होगा ना उसकी इक्वेशन ये होगी, इसके अलावा कुछ याद नहीं है। एन क्या है, पेड़ों की संख्या, इतना ध्यान रखना है इसमें, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। लैम्बडा तो इसमें क्या होगा, लैम्बडा इसके अंदर वेलोसिटी गैलोरीमीटर के लिए कुछ होगा, अपना तरंग का तरंग दैर्ध्य या फिर जो भी वेव है उसके लिए, ठीक है। और थीटा इसके अंदर विक्षेपण है, ए और बी हो जाएगी, इसकी कुंडली के लिए एक का एरिया हो जाएगा, एक का प्रतिरोध का एरिया हो जाएगा, और क्या होगा उसका लेंथ है उसका, हां ई का तीन जो है आपका कहां से हो जाएगा प्रश्न ना, अब आप रोटेशन करते हो ना, वेलोसिटी गैलोरीमीटर में कुंडली लगी होगी ना, तो वो टी किसको प्रदर्शित करेगी, उसके एक ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड होगा ना, उस टाइम पीरियड को टी सो कहेंगे। ये तो आप सोचो यार, अब टी इसमें टेंपरेचर कहां से मिल रहा है, टेंपरेचर का कोई रोल नहीं होता वेलोसिटी गैलोरीमीटर में, क्योंकि वेलोसिटी गैलोरीमीटर में आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो ना, जैसे कि आप देखो अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया हो ना, YouTube के ऊपर आप प्रैक्टिकल देख लो, तो वेलोसिटी गैलोरीमीटर पूरा सेटअप होता है ना, उसको प्रतिरोध बॉक्स और पोटेंशियल वोल्टमीटर से जोड़ के आप एक टैप टाइप का दो कुंजियां लगी हुई होती है, उसमें टैप करके क्या है पोटेंशियल उसके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, उसको दिया जाता है, पोटेंशियल देने से क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होती है, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, ऑसिलेशन होते हैं। तो आप मानो तो नॉर्मली जो जितने भी इसके पैरामीटर होते हैं ना, सारे के सारे जो उसके ऑसिलेशन के टाइम पीरियड होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब धारा परिवर्तन हो रहा है, आवेश प्रोड्यूस होगा, उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, धारा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। उस धारा में परिवर्तन के कारण आपके पास में एक उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल का क्या हो जाएगा, प्रेरण हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो विद्युत वाहक बल इस कुंडली के अंदर एल 100 प्रेरण कुंडली 100 प्रेरण गुणांक वाली कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल का मान E बराबर क्या होगा, 100 प्रेरण की कृपा से E बराबर माइनस क्या है, डी आई बाय dt हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस विद्युत वाहक बल के कारण अगर हम किसका मान लिखना चाहे, करंट का मान लिखना चाहे, तो वो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत वाहक बल की सहायता से जो ये विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो रहा है जिस करंट की सहायता से, उस करंट का मान भी हम क्या कर सकते हैं, इस विद्युत वाहक बल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि करंट जो ये विद्युत वाहक बल होता है वो एक प्रकार से किसकी भांति व्यवहार करता है, विभव की भांति ही व्यवहार करेगा, पोटेंशियल की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो यहां से इस विद्युत वाहक बल के कारण प्रवाहित धारा
किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है? बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर के कारण। तो मान लो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर के जो धारा प्रवाहित हो रही है उस दौरान उस बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है? R डैश। तो करंट I का मान किसके बराबर होगा? एक तो इसके अंदर प्रोड्यूस विद्युत वाहक बल इस पूरे सर्किट के अंदर, दूसरा जो कि जिसके कारण धारा उत्पन्न हो रही है उसके ऊपर प्रतिरोध के अनुपात के बराबर। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन R। ठीक है, और इसको किसके बराबर लिख सकते हो? dq अपॉन dt के बराबर लिख सकते हो। ठीक है ना? q तो आपने पहले निकाल के रखिएगा और t आप लिख लीजिए। अब देखो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि t आ रहा है तो इसका मतलब समझ लो कि ये t किसके लिए है। पढ़ते क्या? आवेश में परिवर्तन की दर जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? करंट को प्रदर्शित करता है। परिवर्तन होता है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष ही होगा। यहाँ पे अगर समय की कमी नहीं आएगी तो उस कंडीशन में ये अपना की जरूरत जाएगी करंट। तो इसका मतलब समझ लो कि t किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऑसिलेशन की टाइम पीरियड, ना कि टेंपरेचर को प्रदर्शित कर रहा है। ये डायग्राम आप मतलब बता देंगे सारा दर्जा दिए से उसको जोड़ के साथ ले सकते हो। वो 1 + λ/2 ये आगे वाली जो कांस्टेंट दिया हुआ है ये 1 + λ/2 कांस्टेंट वैल्यू। इसको 3 λ/2 के मान ले सकते हो आप। 3 λ/2 कैसे लिखेंगे? 3 + λ 2 + λ 2 + λ/2 लिख सकता है। अब ये तो सोचने की बात है वैसे तो मेरा आउटपुट क्या है? 2 + इसमें लसब लेगा तो क्या लिखेगा? ऊपर 2 + λ के नीचे तो 2 कैसे हो जाएगा? 3 कैसे होगा? आगे लड़ना थोड़ी हो, आगे तो 1 आना चाहिए। आगे ले यार मैथमेटिक्स क्या है? मतलब यार बस स्टेटमेंट हो। अगर तुम लोग ऐसे सोचने लग जाओगे कि सर यहाँ पे 3 λ/2 का तो यार बाकी बायो वाले क्या करना चाहिए आप? ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो? आई की मान करो। ठीक है, ये E है, इसके बाद इस इक्वेशन के अंदर रखोगे तो क्या मिल जाएगी आपके पास? dq अपॉन dt का मान dq अपॉन dt तो आपके आ जाएगा माइनस के l di अपॉन dt के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा इसके? r डैश। एक पहले से ठीक है, dq इक्वल्स टू माइनस के l अपॉन r डैश। ठीक है, जीरो टू क्यू dq इक्वल्स टू आपके क्या कर देगा? माइनस के l अपॉन माइनस। ये वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू। करंट का मान क्या होगा? बढ़कर घटेगा। तो ठीक है, ये I नॉट से काम हो जाएगा 0 इधर क्या जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से ये q इक्वल्स टू आपके क्या प्राप्त करेगा? माइनस के l अपॉन r डैश इनटू I। ये इसकी क्या आ जाएगी? प्लस का तो ये माइनस का साइन जब इस इंटीग्रेशन पे अप्लाई हो तो लिमिट क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो q बराबर क्या आ गया? प्लस के r अपॉन r डैश I नॉट के बराबर आ गया। अब देखो अभी q जो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर के अंदर विकसित उत्पन्न हुआ उसके बाद जो करंट की इक्वेशन है वो तो हमें जो सॉरी आवेश की इक्वेशन वो तो हमें पहले मालूम है। तो इस इक्वेशन के अंदर उस q के मान को रख दीजिए तो यहां से ये मान जो किसके बराबर होगा? L upon R dash I naught is equals to C upon N A B into T upon 2 pi theta plus lambda plus 1 upon sorry lambda upon 1 plus lambda upon ये इसको क्या करें? ठीक है, अब ये कंडीशन तो कौन सी है? ये आवेश का कौन सा मान है? ये आवेश का उस समय का मान है जिस समय आपने कुंडली के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिरोध अप्लाई नहीं किया, अतिरिक्त प्रतिरोध जो लॉस किया वो आपने अप्लाई नहीं किया है। तो संतुलन वाली अवस्था के अंदर क्षणिक एक क्षण के लिए आपने जब कुंजी को हटा दिया उस समय में जो आवेश प्रोड्यूस हुआ उसका मान वो आप क्या करो? सेटिंग स्टेटस
सेकंड स्थिति, समझा? स्टेप सेकंड में क्या होगा इसके अंदर, जब आपने क्या किया, अभी भी कुंजी को क्या रखा, K1 भी ऑन और K2 भी ऑन, पर अब R का मान किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं। जब R is not equal to 0 तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट स्ट्रॉन्ग से में क्या हो जाएगा, असंतुलन। तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो P अपॉन Q इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन S प्लस R का इस वजह से आपस में क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। जब इनमें ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, विक्षेपण, तो विक्षेपण आप कुंजी हटा के करेंगे, पर अब यहाँ पे ये संतुलन की अवस्था नहीं है तो विक्षेप तो वेलोसिटी किलोमीटर में अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन अब ये विक्षेप होगा तो ये कैसा होगा, स्टेबल विक्षेपण होगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ रहा है, कुंजी को हटाना नहीं पड़ रहा है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, इसमें विक्षेपण हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर आप देखो, जब इसके अंदर असंतुलन की अवस्था में जो विक्षेपण उत्पन्न होगा तो उसके कारण भी आपको क्या प्राप्त होगी, एक धारा इसके अंदर बहेगी कुंडली के अंदर, उस धारा की डायरेक्शन को देखो, डायग्राम बना लेना सामने। ये स्थायी धारा जो है इस डायरेक्शन में, ये आपको कौन सी कंडीशन, जब आपने क्या नहीं किया है, कुंजियों को नहीं हटाया, दूसरा आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक अतिरिक्त प्रतिरोध R को अप्लाई किया, तो उस वजह से क्या होता है, कुंडली में विक्षेपण पहले से स्थायी रूप से पाया जाता है। जब कुंडली में पहले से विक्षेप है तो उस कंडीशन में उसमें पहले से क्या होगी, एक स्थायी धारा बहेगी। अब फिर आप कुंडली के अंदर से वापस कुंजी को उठाओगे तो उसमें और क्या हो जाएगा, अतिरिक्त विक्षेपण प्राप्त होगा, जिसकी वजह से धारा में भी क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर जो इस के अंदर पहले से स्थायी धारा जो पाई जाती है जिस विक्षेप के कारण, वह जो स्थायी विक्षेप क्या होगा, तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान अगर आप लिखना चाहोगे तो उस धारा को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, I बराबर C अपॉन NAB फाई के द्वारा इसकी धारा को लिखा जाएगा। ये लिख लीजिए, देखो इसमें ज्यादा सोचने की कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन आपके इसमें सिलेबस में है नहीं, तो आपको इसमें जो 4-5 इक्वेशन जो है ना स्टार्ट वाली, वो तो याद करनी पड़ेगी, उसके बाद आगे वाला तो अपने आप बाद में शुरू हो जाएगा, उसमें ज्यादा लिखेंगे, ठीक है ना। पहले बता दें I बराबर C अपॉन AB फाई के रूप में इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास प्रतिरोध कौन सा है, अतिरिक्त जो प्रतिरोध आपने लगाया वो क्या है, R प्रतिरोध लगाया, तो उसके कारण इनके ऊपर विभव का भी कुछ ना कुछ मान होगा। अभी तक 2 इक्वेशन थी, इसको नंबर क्या लगा, 3 लगा। तो प्रतिरोध के कारण R की सिरा पर विभवान पोटेंशियल V बराबर क्या होगा, I नॉट R, ठीक है ना। ये I नॉट क्या है, ये आपकी स्थायी धारा है जो उसका मान है, ये ध्यान रखना, जो इसकी स्टेबिलिटी विक्षेपण वाली कंडीशन के लिए जो धारा वेरी है उसका मान है। अब देखो, इस पोटेंशियल के कारण भी कुछ ना कुछ करंट लिखी जाएगी, ठीक है। उस पोटेंशियल इस विभवांतर के कारण अगर प्रवाहित होने वाली धारा को लिखेंगे, धारा, तो वो I बराबर क्या लिखी जाएगी, V अपॉन R डैश, वेलोसिटी किलोमीटर स्क्वायर वाली धारा को एक और V बराबर I बराबर V अपॉन R डैश, यहां से आप I का मान रख दो इसके अंदर, तो I का सॉरी V का मान रख दो, V का मान अभी हमने जो निकाला था वो क्या था, V बराबर I नॉट R, ठीक है। तो ये क्या है, V अपॉन R डैश इक्वल्स टू I नॉट R अपॉन, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, इसको क्या नंबर लगा, नंबर 4। अब देखो
और ये भी करंट, मतलब एक तो विभवांतर करंट, दूसरा विक्षेपण के करंट, दोनों का कंपेयर करोगे तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से आपको क्या इक्वेशन मिलेगी? C अपॉन N A B इसको आप क्या लिखेंगे? I R अपॉन R S, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, I नॉट है ना, I I नॉट R अपॉन R डैश इक्वल्स टू C अपॉन N A B। इसको क्या लगा दो इक्वेशन नंबर 5 लगा। अब क्या करो, 2 के अंदर किस इक्वेशन आप डाल दो 5 का, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 5 का भाग, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में जब इक्वेशन नंबर 5 का भाग दोगे तो देखो कौन सी वैल्यू इस दोनों में कट जाएगी, I नॉट और R डैश, I नॉट और R डैश कट जाएगा, ठीक है। यहां से ये C और NAB, C और NAB भी कट जाएगा दोनों इक्वेशन के अंदर, तो बचेगी कौन सी वैल्यू, एक तो L अपॉन स्मॉल r जो आपने अतिरिक्त रेजिस्टेंस बहुत सी साइड से पता लगा है वो, और सामने वाली साइड जो इक्वेशन बचेगी वो क्या होगी, T अपॉन 2 पाई थीटा कोस नंबर 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। L बराबर क्या आ जाएगा, और नीचे एक और आएगा 5, ठीक है। L बराबर क्या है, T अपॉन 2 पाई r, सॉरी T इनटू r कोष्ठक में थीटा अपॉन 5 कोस नंबर 1 प्लस लैम्डा। ये आपके क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज के अंदर किसी कुंडली का उपयोग करके उसके 100 प्रेरण गुणांक हम इस इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे एक प्रैक्टिकल आपका यूज जो है एंडरसन ब्रिज का, जो कि क्या होता है वो भी व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से बना हुआ होता है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट क्लास